गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर काठमांडू। कुछ क्वेश्चंस आज हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, तो एक बार सब रिवाइज करते हुए चलते हैं और सारे क्वेश्चंस को आज फिनिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, जो हमने कल भी देखा, कि कौन से रूट को डिसाइड करते हैं वो जो हमारे ऑथर विक्रम सेठ हैं कि इस रूट से हम वापस जाएंगे, लेकिन बाद में भले ही वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, बट इनिशियली उनका कौन सा रूट होने वाला होता है। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था बच्चों, वो ये डिसाइड करते हैं कि काठमांडू से पहले वो कहाँ जाएंगे, बिहार जाएंगे, बिहार पटना, एंड देन उत्तर प्रदेश बनारस, उत्तर प्रदेश में बनारस से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा, और आगरा से होते हुए फिर वो दिल्ली जाना चाह रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। हमें दो टेम्पल्स के नाम बताने थे जहां पे कि ऑथर ने विजिट किया था जब वो अपनी काठमांडू ट्रिप में थे। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था बच्चों, पहला टेम्पल था पशुपतिनाथ टेम्पल, और दूसरा टेम्पल होता है बच्चों हमारा बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है, फर्स्ट वन वाज पशुपतिनाथ टेम्पल, सेकंड वन वाज बौद्धनाथ स्तूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, The writer says all this I washed down with Coca-Cola. What does all this refer to? कि ये सारी चीजें मैंने कोका कोला के साथ डाइजेस्ट कर ली, या वो कर ली, क्या बोलते हैं, वॉश डाउन का मतलब वही हो गया, डाइजेस्ट करी। तो कोका कोला पीने से पहले उन्होंने क्या क्या चीजें इनटेक करी थी, वो उन सब के बारे में हमें बताना है। तो पहली चीज होती है, उन्होंने एक बार ऑफ मर्जीपान। मर्जीपान क्या था स्टूडेंट्स? एक काइंड ऑफ स्वीट्स थी, एक मिठाई थी, ठीक है, जो कहाँ मिलती है, काठमांडू में मिलती है। तो उसका एक बार उन्होंने इनटेक किया था। और कॉर्न ऑन द कॉब, यानी कि उन्होंने एक जो भुट्टा होता है, जो हम कह सकते हैं मक्की होती है, वो खाई थी, जिसको कि किसमें सेका गया था, चारकोल स्टेव में, जो कोयले वाला स्टोव होता है ना, उसमें उसको सेका गया था, रब्ड विद सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट, चिली पाउडर और लेमन को रब किया गया था। और कुछ एक आध उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह कॉमिक्स पढ़ी, और एक रीडर्स डाइजेस्ट इन्होंने साथ के साथ उसको रीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन क्या होता है बच्चों? मैंने कल भी आपको बताया था, एक छोटा सा एनिमल होता है जिसके शरीर में क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे कांटे निकले होते हैं। ठीक है, तो वो पॉर्क्यूपाइन को किससे कंपेयर करते हैं? तो द ऑथर विक्रम सेठ कंपेयर्स 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पोल ऑफ अ फ्लूट सेलर। फ्लूट सेलर जो था, उसके पास एक पोल हुआ करता था, ठीक है, और उस पोल से क्या होती थी, बहुत सारी 50 to 60 बांसुरीज, फ्लूट्स इस तरह से बाहर निकल रही होती थी। ठीक है, और इनमें से क्या करता था, वो एक एक करके अलग अलग फ्लूट्स निकालता था, उनको बजाता था, ठीक है, और फिर वापस रख देता था, फिर दूसरी फ्लूट निकालता था। इस तरह से वो अपनी फ्लूट सेल किया करता था। तो इस चीज को कंपेयर किया है उन्होंने पॉर्क्यूपाइन से। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर था आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। हमें 5 तरह की फ्लूट्स के बारे में बताना था, जिनका मेंशन चैप्टर में ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, तो कौन कौन सी फ्लूट्स थी बच्चों, वो हमने कल भी देखी थी, अगर आपको याद है तो। दो फ्लूट्स वर, एक थी बच्चों द रीड ने, द जापानीज शाकुहाची, थर्ड थी द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, फोर्थ वन वाज द क्लियर और ब्रीडी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंड फिफ्थ वाज हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देखा था। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने और देखे थे कि व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। क्या डिफरेंस, क्या अंतर देखे थे ऑथर ने जो फ्लूट सेलर था उसमें और जो बाकी हॉकर्स थे, मतलब जो दूसरे अपने सामान बेचने वाले, जो जिनकी शॉप्स थी, या फिर आप कह सकते हैं जो जिनके ठेले थे, उनमें और फ्लूट सेलर में क्या डिफरेंस था, किस तरीके से वो अपने सामान को बेचा करते थे। द ऑथर नोट्स दैट व्हाइल द अदर हॉकर शाउटेड। ऑथर ये बात को नोट करता है कि जो दूसरे हॉकर्स हैं, वो अपने सामान को बेचने के लिए क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे, शाउट चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, कि जैसे आपने भी देखा होगा, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि इतना दाम है, ये है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इस तरह से आउट देयर वेयर्स। जबकि ऑन द अदर हैंड जो फ्लूट सेलर था, वो बिल्कुल भी शाउट नहीं कर रहा था। ही सिंपली वो क्या करता था, सिर्फ अपनी फ्लूट को प्ले किया करता था, स्लोली, और वो भी मेडिटेटिवली, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। और वो ज्यादा डिस्प्ले नहीं करता था अपनी जो बांसुरियां थी उसके, ज्यादा शो ऑफ नहीं करता था कि आ जाओ मेरी बांसुरी ले लो, ये सारी चीजें वो नहीं करता था। वो सिंपल एक फ्लूट को उठाता था, उसको बहुत ही
सिंपल वे में उसको प्ले किया करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस था एक फ्लूट सेलर में और अदर हॉकर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। पशुपतिनाथ टेम्पल में कलयुग के अंत के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या बिलीव है। ठीक है, तो क्या बिलीव था, हमने देखा था कि पशुपतिनाथ में क्या है बच्चों, वहां पे एक स्मॉल श्राइन है, छोटी सी एक मूर्ति है, किसकी, एक गॉडेस की मूर्ति है, वो एक देवी की मूर्ति है जो क्या है बच्चों, जो जमीन है उसमें से आधी ऊपर है और आधी जमीन के नीचे है। तो ये माना जाता है, और कहां पे है वो, रिवर बैंक ऑफ बागमती, बागमती रिवर के नदी तट के किनारे पे वो मूर्ति है। इट इज बिलीव दैट व्हेन द श्राइन विल इमर्ज फुली, ये माना जाता है कि जिस दिन ये मूर्ति, और वो मूर्ति धीरे धीरे करके जमीन से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, और जिस दिन वो पूरी तरह कंप्लीटली बाहर आ जाएगी, ठीक है, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, जो उसके अंदर जो देवी है उस मूर्ति के अंदर वो एस्केप करेंगी, यानी कि वो उस मूर्ति से बाहर आएंगी। ठीक है, और द इविल पीरियड ऑफ कलयुग, और जो इस कलयुग का जो अंत है वो देवी करेंगी। ठीक है, ये माना जाता है बच्चों पशुपतिनाथ टेम्पल में। तो यहां तक क्लियर था आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स। ठीक है, ऑथर ने क्या करने की कोशिश करी है अपने चैप्टर में, कुछ पावरफुल इमेजेस, ठीक है, और पिक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है, हमें उनको क्या करना है, पिक करना है और एग्जांपल देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल पूछा है एक फेब्राइल कंफ्यूजन के बारे में। ठीक है, वो कहते हैं कि मंदिर में क्या था, एक बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ का माहौल था। तो उन्होंने जो बातें हमें एक्सप्लेन करी हैं अपने शब्दों के माध्यम से, उससे हमारे दिमाग में क्या होती है बच्चों, एक इमेज क्रिएट होती है। हमें सच में ऐसा महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग मंदिर कभी ना कभी अपनी लाइफ में गए हैं, तो वो उस चीज को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, किस तरह से मंदिर में भीड़ लगती है, लोग आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, और सब ये चाहते हैं कि हम फ्रंट रो में रहें ताकि हमें भगवान का, और या फिर जो वहाँ पे प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, उनका आशीर्वाद मिल सके। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ चलती रहती हैं, चहल पहल रहती है, इधर से लोग अपना सामान प्रसाद वगैरह बेच रहे होते हैं। तो इस चीज को हम रिलेट कर पाते हैं और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पे एक इमेज फॉर्म होती है। तो वही इमेज फॉर्म करने की कोशिश करी है ऑथर ने। तो हमें एक एग्जांपल देना है कि वो फेब्राइल कंफ्यूजन का इमेज हमारे दिमाग में कैसे क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहते हैं कि फेब्राइल कंफ्यूजन के बताने के लिए वो क्या कहते हैं कि वहां क्या हो रहा है, अ ग्रुप ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स आ रखे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था ना कि जब वो दर्शन करने जा रहे होते हैं तो पीछे से कुछ आवाजें आ रही होती है, और जब वो मुड़ के देखते हैं तो वहां पे कुछ फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, विदेशी लोग होते हैं, जो भगवा वस्त्र पहन के मंदिर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो पुलिसमैन होते हैं वो उनको रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं बच्चों, क्योंकि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। ठीक है, हिंदूज के अलावा और वहां पे किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती, फिर चाहे वो वेस्टर्नर्स हो या फिर किसी और भी, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, उसको एंट्री नहीं मिलती। तो इसलिए वहां पे भी थोड़ा बहुत शोर शराबा चल रहा है। ठीक है, मेन गेट पे, और साथ ही साथ मंकीज है, मंकीज की फाइट्स भी चल रही है। तो मंकीज जब फाइट करते हैं, मंकीज का जो झुंड होता है वो आपस में जब फाइट करता है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो शोर शराबा मचाते हैं। और उसी बीच क्या होती है, एक रॉयल नेपलीज प्रिंसेस की एंट्री होती है मंदिर में। ठीक है, एक रॉयल फैमिली से, एक राजा की फैमिली से कोई एक प्रिंसेस वहां पे आती हैं, और जैसी वो एंट्री लेती हैं सब लोग क्या हो जाते हैं, जो पूरी भीड़ थी वो अपने आप ही साइड हो जाती है और सब उनको सिर झुका के रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ऑथर ने जो फेब्राइल कंफ्यूजन का जो माहौल चल रहा है ना, हबड़ तबड़ का जो माहौल वहां पे चल रहा था, इसकी एक इमेज हमें शो करने की कोशिश की है थ्रू हिज वर्ड्स। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा था, द थिंग्स ही सीज। अब वो जो जो चीजें उन्होंने देखी होती हैं उसको भी हमें हमारे साथ उस एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं और हमें भी बताते हैं। तो जब वो चीजें वो बता रहे होते हैं तो हम भी दिमाग में इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें शायद उन्होंने देखी होंगी। तो क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने देखी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ही सॉ द बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है, उन्होंने बौद्धनाथ स्तूपा देखा। हैड एन इमेंस वाइट डोम, जिसका कि एक सफेद कलर का बड़ा सा गुंबद था। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे कि बौद्धनाथ स्तूपा में एक बड़ा सा व्हाइट डोम था। ठीक है, ये वर्ड्स आपको बच्चों बहुत अच्छे से याद करने, ताकि अगर आप इनको याद करेंगे तभी जाके आप अपना एग्जाम में आंसर फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, विच वॉज रिंग्ड बाय रोड, जिसके चारों तरफ क्या थी, रोड्स थी। स्मॉल शॉप्स थी वहां पे आउटर एज में, मतलब बाहरी जो किनारा था वहां पे क्या थी, आउटर एज में शॉप्स थी।
वेयर फेल्ट बैग्स, और वहां पे क्या मिल रहे थे, कुछ बैग्स मिल रहे थे। तिब्बतियन प्रिंट वाली सिल्वर ज्वेलरीज मिल रही थी, जिनमें तिब्बत की जो प्रिंट थी वो हो रखी थी। देयर वर नो क्राउड्स देयर, और वहां पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। ऑन द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू ही सॉ फ्रूट सेलर, और जो काठमांडू की बिजिएस्ट स्ट्रीट्स थी, बिजिएस्ट स्ट्रीट से क्या मतलब होता है बच्चों, जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा लोग जहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो हर शहर में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, ठीक है। तो वहीं पे काठमांडू की जो बिजिएस्ट स्ट्रीट्स थी, वहां पे वो देखते हैं कुछ फ्रूट सेलर्स को, फल बेचने वालों को, फ्रूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वालों को, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, ठीक है, जिनकी पोस्ट कार्ड्स की शॉप थी। ऐसी शॉप्स जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी बेच रही थी, फिल्म के रोल्स बेच रही थी, चॉकलेट्स वाली शॉप थी, कॉपर यूटेंसिल्स यानी कि तांबे के जो बर्तन होते हैं उसकी दुकानें थी, एंड नेपलीज एंटिक्स। और ऐसा नहीं था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजें थी, जो नेपाल का खुद का एंटीक कल्चर है, जो कल्चरल चीजें हैं, वो भी वहां पे मौजूद थी। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स, वो था द साउंड्स ही हेयर्स, मतलब वो कौन कौन सी आवाजें सुनते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आवाजें वो सुनते थे। तो जो आवाजें उन्होंने सुनी उनमें से थी फिल्म के सॉन्ग्स, ठीक है, फिल्म के सॉन्ग्स जो कि कहां से आ रहे थे, रेडियो से आ रहे थे, कार के हॉर्न्स, बाइसिकल की बेल्स, वेंडर्स, वेंडर्स भी कौन होते हैं बच्चों, जो अपना ठेला लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं और अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है। वो भी अपनी जब सामान को बेचते हुए आवाज निकाल रहे थे, शाउट कर रहे थे, तो उनकी आवाजें भी आ रही थी। फ्लूट का म्यूजिक उन्हें सुनाई दे रहा था, और वो साथ ही साथ फ्लूट के म्यूजिक को इन पूरे भीड़ भाड़ में जितना भी शोर शराबा था, कहते हैं कि फ्लूट का म्यूजिक सबसे क्या था, पर्टिकुलर था और सबसे अच्छा था, सुनने में सबसे अच्छी आवाज वो थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन हमने देखा था बच्चों, वो ये था कि हमें कंपैरिजन करना था, क्योंकि वो दो टेम्पल्स में गए थे काठमांडू में, एक बौद्धनाथ स्तूपा में और एक पशुपतिनाथ टेम्पल में। तो हमें इन दोनों टेम्पल्स में ऑथर के जो एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ दोनों जगह पे, तो उन एक्सपीरियंस के बीच में जो डिफरेंस था, हमें उसको आपस में कंपेयर करना था, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ पशुपतिनाथ वॉज, जो पशुपतिनाथ का एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, जो माहौल था, वो कैसा था, वो नॉइजी था, वहां पे बहुत ज्यादा शोर था, एंड फुल ऑफ कियोस एंड कंफ्यूजन, और बहुत ज्यादा वहां पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हड़बड़ी थी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। वर्शिपर्स वर ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट अटेंशन, जो वर्शिपर्स थे, जो पूजा करने आ रहे थे, वो पंडितों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे अपनी तरफ, ताकि उनको आशीर्वाद मिल सके। अदर्स वर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, सब लोग आगे जाने के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे थे। सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स, भगवाधारी कपड़े पहन के जो वेस्टर्नर्स आ रहे थे, वो अंदर एंटर करना चाह रहे थे। मंकीज आपस में फाइट कर रहे थे, ठीक है। और पास में ही भागमती रिवर में एक कॉप्स को, यानी कि एक मुर्दा लाश को क्या करा जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था उसका, और एक वॉशर वूमेन वहां पे अपने कपड़े धो रही थी, जबकि वहां पे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी बच्चों, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट अब बताते हैं कि बौद्धनाथ स्तूपा में क्या था, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल तो आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स। बौद्धनाथ स्तूपा में होता है अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, मतलब वहां चारों ओर क्या थी, शांति थी स्ट्रीट्स में। देयर वॉज नो क्राउड, और वहां पे भीड़ भाड़ भी नहीं थी, विच हेल्प्ड बिल्ड द स्टिलनेस, जिस वजह से वहां पे बच्चों एक स्थिरता का माहौल था, एंड सेरेनिटी एंड बुद्धिस्ट श्राइन, और जो वहां पे जो बुद्धिस्ट श्राइन थी, जो मंदिर था, वहां पे भी अंदर बच्चों बहुत ज्यादा पीस और साइलेंस था, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बौद्धनाथ स्तूपा में और पशुपतिनाथ टेम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, कि ऑथर काठमांडू की जो बिजिएस्ट स्ट्रीट्स थी उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अलोंग काठमांडूज नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, नैरोएस्ट का मतलब होता है बच्चों जो सबसे संकरी जगह होती है, ठीक है, संकरी, बहुत ही पतली गलियां, वही गलियां बहुत ज्यादा क्या थी, बिजी भी थी। देर आर स्मॉल श्राइन्स, वहां पे छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उन गलियों में, एंड फ्लावर एडॉन्ड डाइटीज, फ्लावर एडॉन्ड डाइटीज मतलब ऐसे देवी देवता, ईश्वर, जिन पे क्या कर रहे थे बच्चों, लोगों ने फूल चढ़ा रखे थे। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर फ्रूट सेलर्स, हमने पहले भी देखा कि वहां फ्रूट सेलर्स थे, फ्लूट सेलर्स थे, हॉकर्स थे,
शॉप सेलिंग वेस्टर्नर कॉस्मेटिक्स थी, फिल्म रोल्स चॉकलेट्स की शॉप, और कॉपर यूटेंसिल्स की शॉप, और नेपोलिस एंटिक्स की शॉप थी। द ऑथर हेयर्स, और यहाँ पे ऑथर क्या सुनता है, गाने सुनता है, फिल्मी सॉन्ग सुनता है, फ्रॉम दी, जो कहाँ से आ रहे थे, रेडियो से आ रहे थे, कार की हॉर्न्स, बाइसिकल की बेल्स, वेंडर शाउटिंग आउट देयर वेयर्स, मतलब जो रेडी वाले थे अपने सामान को बेच रहे थे चिल्ला चिल्ला के, स्ट्रे काउस थी, यानी कि स्ट्रे काउस क्या होती है बच्चों, जो आवारा काव होती है ना, जिसकी पालतू नहीं होती, लोगों ने उनको क्या कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है, वो इधर से उधर रोम कर रही थी, रोम मतलब घूम रही थी, भटक रही थी, अबाउट ऑन द रोड्स। ही ऑल्सो ड्रॉज अ विविड पिक्चर ऑफ अ फ्लूट सेलर, वो फिर फ्लूट सेलर के बारे में बताते हैं कि जिसके पास बहुत सारी बांसुरीज थी, और वो सारी बांसुरीज उसने किस में कवर करी थी, एक ही पोल में उसने अटैच कर रखी थी। और he described how the serene music produced by the flute seller is heard clearly above all other notes। और वो कैसे, और वो ये बताता है कि कैसे उस जो फ्लूट का जो म्यूजिक है, मधुर जो म्यूजिक निकल रहा था उस फ्लूट में से, वो सारे जितने भी वहां का शोर शराबा था उससे उसको ओवर पावर करते हुए, जहां हमारे ऑथर का जो होटल था वहां तक उनको आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, वो सारे जितना भी नॉइज था उसको क्या कर दे रहा था, ओवर पावर कर रहा था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। To hear any flute is to be drawn into commonality of all mankind. Why does the author say this? ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि फ्लूट का म्यूजिक जब भी सुने तो हमें क्या महसूस होता है, एक एकता का भाव अंदर से महसूस होता है कि हाँ, हम सब जितने भी हम ह्यूमंस हैं, भले ही हम कहीं किसी भी कंट्रीज से आते हों, किसी भी कल्चर से आते हों, लेकिन हमारे अंदर एक एकता का भाव उत्पन्न होता है जब हम फ्लूट का म्यूजिक सुनते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो फ्लूट जो एक म्यूजिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ना सिर्फ इंडिया में प्ले होता है बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में, ऑलमोस्ट हर कंट्री और हर कल्चर में ये प्ले होता है। और वो बात अलग है कि इसके थोड़े बहुत जो डायमेंशंस हैं और जो तरीका है या फिर लेंथ और ब्रेथ जो है इसकी, वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या कॉमन चीज रहती है हर फ्लूट में कि उसको कैसे प्ले किया जाता है, ब्रीथ से, यानी कि सांसों की मदद से उसको प्ले किया जाता है। तो यही कॉमन चीज ऑथर को इंसानों के अंदर भी देखने को मिलती है कि भले ही हम सब लोग अलग हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, हमारा रहने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बट एक जो चीज हर इंसान के अंदर कॉमन है कि हम सब लोग सांस सांस लेते हैं, ठीक है, और सांस लेने का तरीका सबका सेम है। तो यही चीज जो ब्रीथ है, सांस लेने का तरीका है, वो हमारे अंदर और इवन फ्लूट्स के अंदर भी कॉमन है, क्योंकि फ्लूट्स को भी कैसे सांस की मदद से ही प्ले किया जाता है। तो ये कॉमन चीज ऑथर को देखने को मिलती है वेन एवर ही हेयर एनी फ्लूट। तो ये आंसर होगा बच्चों आपका ये वाले क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, तो अब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस, देन मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे जो इटैलिक वे में जो आप देख रहे हैं ना, इसको इटैलिक स्टाइल बोलते हैं बच्चों, जो थोड़े से तिरछे शब्द हैं, ये क्या है, कुछ फ्रेजेस हैं, और आपको इनके मीनिंग को जानना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। अ कम्युनल वॉर ब्रोक आउट, ठीक है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये है आपका वर्ड, ब्रोक आउट व्हेन द प्रिंसेस वाज एब्डक्टेड बाय द नेबरिंग प्रिंस। ठीक है, तो पहले ये समझो कि ब्रोक आउट का मीनिंग होता क्या है। तो इस वर्ड ब्रोक आउट का मीनिंग होता है बच्चों, ऑफ स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज अचानक से जब शुरू हो जाए, खासकर वो कोई फाइट होती है, कोई वॉर होता है, या फिर कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी चीज का अचानक से शुरू हो जाना, और वो क्या हो सकती है, वो कोई फाइट हो सकती है, लड़ाई अचानक से हो गई, कोई वॉर, कोई युद्ध हो गया, या फिर कोई डिजीज फैल गई अचानक से। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि एक कम्युनल वॉर हो गया, दो कंट्रीज के बीच में या दो प्रांतों के बीच में अचानक से एक लड़ाई छिड़ गई, जब क्या किया, बगल वाले पड़ोसी देश के प्रिंस ने दूसरे देश की प्रिंसेस को, वहां की प्रिंसेस को क्या कर लिया, एब्डक्ट कर लिया। एब्डक्ट का मतलब होता है बच्चों भगा के ले गया। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में। तो और इस वजह से क्या हो जाया करते थे, युद्ध भी हो जाया करते थे। तो आई होप कि आपको ब्रोकआउट का मतलब समझ आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द कॉकपिट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द प्लेन ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज जो है दैट इज ब्रोक ऑफ। अभी हमने देखा था ब्रोक आउट, अब हम समझेंगे ब्रोक ऑफ। इसका मीनिंग क्या है, पहले ये देख लीजिए ब्रोक ऑफ।
ब्रोक ऑफ होता है, ब्रेक ऑफ होता है बच्चों, टू कम अपार्ट ड्यू टू फोर्स, यानी कि फोर्स लगने की वजह से, बहुत ज्यादा तीव्र बल लगने की वजह से किसी कोई चीज जब अलग हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रोक ऑफ। ठीक है, समझ गया ब्रोक ऑफ का मतलब? टू गेट अपार्ट, अलग हो जाना फोर्स लगने की वजह से। अब सेंटेंस समझिए, जो कॉकपिट है वो ब्रोक ऑफ हो गया अपने प्लेन से ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश। तो जब कभी भी प्लेन क्रैश होता है बच्चों, तो जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट जहां पे पायलट बैठा रहता है, वो क्या हो जाता है, वो पार्ट बनाए ही ऐसे जाता है कि जब कभी प्लेन क्रैश हो तो जो कॉकपिट वाला पार्ट है वो अलग हो जाए प्लेन से। और क्योंकि ये फाइटर प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है, वाले प्लेन्स की बात नहीं हो रही, जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, here they are talking about the फाइटर प्लेन्स। तो फाइटर प्लेन क्या होता है बच्चों, जब भी ऐसा कुछ होने वाला था, जो पायलट की जान है बहुत कीमती होती है, इसलिए कॉकपिट खुद फोर्स लगने की वजह से अलग हो जाता है प्लेन से, ठीक है, और जो पायलट है वो सेफली लैंड कर लेता है पैराशूट की मदद से। तो समझ गए आप इस सेंटेंस को और ब्रोक ऑफ का मीनिंग? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे एंड वी वर लेफ्ट स्ट्रेंडेड इन द जंगल। अब हमें नेक्स्ट फ्रेज देखना है, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का क्या मतलब होता है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ब्रोक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। कोई भी चीज जब काम करना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब वो कोई मशीन भी हो सकती है, कभी कभार इंसान का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इंसान का दिमाग कई बार बहुत स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, या कुछ भी एक इमोशनल डैमेज की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन किसी भी चीज का हो सकता है, यानी कि वो उसका काम करना बंद कर देना, दिमाग काम करना बंद कर दे या फिर कोई मशीन काम करना बंद कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार का ब्रेक डाउन हो गया। कार एक मशीन है, ठीक है, जिस वजह से कि उसका ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डेकॉइट ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस एज दे टुक हिम टू कोर्ट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रेज है दैट इज ब्रोक अवे, ठीक है। तो ब्रोक अवे क्या होता है, ब्रोक अवे होता है, ब्रेक अवे होता है बच्चों, टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप, किसी की पकड़ से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है सेंटेंस में कि जो डकैत था उसने अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और वो भाग गया, एस्केप कर गया, मतलब भाग गया। तो ब्रेक अवे का मतलब होगा बच्चों किसी की पकड़ से भाग जाना, टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ब्रदर्स ब्रोक अप आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। अब ब्रोक अप का क्या मीनिंग है? आप एक चीज नोटिस करेंगे, सब ब्रोक से ही बने हुए हैं सारे, लेकिन बस आगे कभी अवे लग रहा है, कभी अप लग रहा है, कभी डाउन लग रहा है, कभी ऑफ लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होगा बच्चों? ब्रेकअप का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक रिलेशनशिप का एंड हो जाना, ठीक है। वो रिलेशनशिप किसी के बीच में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, दोनों ने अपना रिश्ता आपस में खत्म कर दिया, ठीक। द थीफ ब्रोक इनटू, अब जो नेक्स्ट फ्रेज है दैट इज ब्रोक इनटू आवर हाउस व्हेन वी वर अवे। तो ब्रोक इनटू का मतलब क्या होगा, ब्रेक इनटू का? ब्रेक इनटू का मतलब होता है बच्चों ब्रेक एंड एंटर इल्लीगली, या फिर अनलॉफुल ट्रेसपासिंग, मतलब घुसपैठ करना बिना किसी की इजाजत के, मर्जी के, उसके घर में घुसने को क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चोर था वो हमारे घर में घुस गया जब हम घर पर नहीं थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस का मीनिंग अब क्लियर होगा। एक बार आप यहाँ से ये जो आंसर है यहाँ से फटाफट से नोट डाउन कर लें कि ब्रेकआउट है ऑफ स्टार्ट सडनली, ब्रेक ऑफ है टू कम अपार्ट ड्यू टू फोर्स, ब्रेक डाउन है स्टॉप वर्किंग, ब्रेक अवे है टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप, ब्रेकअप है एंड अ रिलेशनशिप, एंड ब्रेक इनटू है ब्रेक एंड एंटर इल्लीगली इन समवन्स प्लेस। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, यूज द सफिक्सेस। सफिक्सेस सबको पता है, सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सफिक्स, और जो शुरुआत में लगे उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो हमें सफिक्स लगाना ION या फिर TION, इन सब नाउन्स के पीछे, ठीक है। नाउन्स है ये या फिर, हाँ हाँ ये नाउन्स है, अगर हम इनके पीछे ION और TION लगाएंगे तो ये वर्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोक्लेम है, प्रोक्लेम के आप पीछे लगाएंगे TION तो बन जाएगा प्रोक्लेमेशन, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है ये। तो देखो सीधा आंसर ही देखते हैं। क्रीमेट जो वर्ड है बच्चों वो बनेगा क्रीमेशन, TION लगाएंगे आप तो बनेगा क्रीमेशन। एक्ट बनेगा TION लगा के एक्शन। एग्जॉस्ट बनेगा एग्जॉशन, ठीक है। इन्वेंट, इन्वेंट होता है आविष्कार करना, वो बनेगा इन्वेंशन, आविष्कार। टेम्प्ट बनेगा टेम्पटेशन,
टेम्पटेशन। इमिग्रेट बनेगा बच्चों इमिग्रेशन, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। क्रिमेशन, क्रिमेट का क्रिमेशन, एक्ट एक्शन, एग्जॉस्ट एग्जॉशन, इन्वेंट इन्वेंशन, टेम्प्ट टेम्पटेशन और इमिग्रेट इमिग्रेशन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे डायरेक्ट हो गया डायरेक्शन, मेडिटेट हो गया मेडिटेशन, इमेजिन हो गया इमेजिनेशन, डिसलोकेट हो गया डिसलोकेशन, एसोसिएट हो गया एसोसिएशन और डेडिकेट हो गया डेडिकेशन, ठीक है। क्लियर है ये? ओके, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, अब इनको सेंटेंसेस में यूज करना था कि मास लिटरेसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। कि मास लिटरेसी यानी कि पहले बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि बहुत सारी किताबें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसी प्रिंटिंग मशीन बनी तो क्या होने लगे, किताबें छपने लगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू कर पाए। रमेश इज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, रमेश इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं है, यानी कि वो दिशाहीन हो रखा है। I could not resist the temptation to open the letter। मैं टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है बच्चों जैसे हमारे अंदर किसी चीज को करने की जो लालसा होती है ना कि हाँ ये करके देखते हैं, ये इसमें क्या होगा, वो जो हमारे अंदर जो चीज होती है उसको कहा जाता है टेम्पटेशन, जो हमारा ध्यान को बार बार भटकाती है कि हाँ इसको देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टेम्पटेशन। हार्डवर्क एंड डेडिकेशन आर द मेन की टू सक्सेस। ये सबको पता है कि सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन, आपके अंदर क्या होना चाहिए, उस काम के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। The children were almost fainting with exhaustion after being made to stand in the sun। जब बच्चों को बहुत देर तक धूप में खड़ा किया गया तो वो फेंट हो रहे थे। फेंट का मतलब होता है बच्चों बेहोश हो रहे थे, किससे, थकान से, बहुत ज्यादा थक गए थे। एग्जॉशन मीन्स थकान। अब ये पैराग्राफ आपको दे रखा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको पंक्चुएशंस यूज करने हैं। पंक्चुएशंस क्या होती है, पंक्चुएशन मार्क्स, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, कहीं पे फुल स्टॉप आएगा, कहीं पे आपको जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली जो हम एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं वो सारी चीजें करके इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है जिसमें कुछ भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करेगा, लेकिन आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो, एन एरोगेंट, तो ए कैपिटल है रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है एरोगेंट लॉयन वाज वेंडिंग थ्रू द जंगल, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। फिर दोबारा से वन डे, फिर यहाँ पे आप कॉमा इन कॉमास लगाएंगे, ही आस्क्ड द टाइगर, टाइगर से क्या पूछा तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर से वो कहेंगे, फिर से एक इन्वर्टेड कॉमास लगाए, यू ओ लायन, और ओ लायन लगाया है तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, रिप्लाइड द टाइगर। हु इज मोर फियर्स देन अ लेपर्ड, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आस्क्ड द लायन, यू सर, रिप्लाइड द लेपर्ड, लेपर्ड ने रिप्लाई किया। ही मार्च अप टू एन एलिफेंट एंड आस्क्ड द सेम टू क्वेश्चन द एलिफेंट पिक्ड हिम अप इन हिज ट्रंक, swung हिम इन द एयर एंड थ्रू हिम डाउन। एलिफेंट क्या करता है, उसको अपनी सूंड में उठाता है, घुमाता है और फेंक देता है, ठीक है। फिर से वो पूछेगा, इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, लुक सेड द लायन, देयर इज नो नीड टू गेट मैड जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द आंसर। इस पे लाइन क्या कहता है कि आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर आपको आंसर नहीं पता तो, ठीक है बच्चों। तो इसमें बेसिकली हमें क्या लगाने थे, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने थे, जहां पे इन्होंने यूज नहीं करे हुए थे, ठीक है। नो द आंसर, और इस चीज को भी हम क्या करेंगे, कोई भी किसी के द्वारा कही हुई बात को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। अब हमें बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है इन सेंटेंसेस में और इसको फिल अप करना है। द हार्ट इज अ पंप दैट सेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों सेंड्स। द पंपिंग एक्शन टेक्स प्लेस when the left ventricle of the heart contracts, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। this forces the blood out into the forces होगा यहाँ पे and expands to receive the oncoming blood। उसी तरीके से अफ्रीकन लंगफिश कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू 4 years। ड्यूरिंग ड्रॉट इट डिग्स होगा अ पिट एंड encloses itself in a capsule of slime and earth leaving a tiny opening of air। द कैप्सूल फिर होगा बच्चों ड्राइज, ठीक है, एंड हार्डन्स। ये सारा आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि महेश और विपुल के बीच का कॉन्वर्सेशन देखिए, वी हैव टू, महेश कहता है कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पार्टी फॉर आवर टीचर, तो यहाँ पे वो यूज करेगा डज एनीवन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एनीवन यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है तो डज यहाँ पे यूज होगा बच्चों, ठीक है। जिसपे रोहित कहता है कि रोहित प्लेज द, विपुल कहता है कि रोहित प्लेज द फ्लूट। तो रोहित क्या है स्टूडेंट्स, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं,
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हुए जो बाकी के कुछ बचे हुए इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर इसके एक्सरसाइज प्लस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद सम अदर चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।